हेलो एवरीवन। आज है 13 सितंबर। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो हम देखेंगे। ठीक है। इस न्यूज़पेपर में हम करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक का भी डिस्कशन करते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम किसका डिस्कशन करते हैं? स्टैटिक का। सो दैट आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रांग रहे और एग्जाम में क्वेश्चन करंट और स्टैटिक को मिक्स करके पूछे जाते हैं। ठीक है। और मेंस ओरिएंटेड हम कीवर्ड्स भी बताते हैं कि कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं मेंस में जो आप यूज कर सकते हो जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, जीएस 4 में, ऑप्शनल पीएसआईआर में। ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन। ठीक है। तो ओके, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइस अप अगेन। इन्फ्लेशन है वो 4% के अंदर है। अब ये क्या होती है? क्या 4% है? ये क्या चीज है ये मैं बताऊंगा। टोमेटो प्राइस इज्ड बट रूरल फूड इन्फ्लेशन सरपास्ड 6%। 6% से ज्यादा निकल चुकी है रूरल रूरल जो मतलब कि इन्फ्लेशन है, रूरल फूड इन्फ्लेशन। ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट द इन्फ्लेशन पीस टू पिक अप फ्रॉम दिस मंथ एट द बेस इफेक्ट फेड्स एंड रूरल कंज्यूमर फीड द पिंच मोर। ठीक है। तो अब देखो, ये इन्फ्लेशन है, पहले तो ये डिसाइड कौन करता है? इन्फ्लेशन होती क्या है? मान लो किसी का कॉमोडिटी का प्राइस आज 10 रुपए है, कल को अगर उसका प्राइस 20 रुपए हो जाए, ठीक है, यानी कि कितने बढ़ गया? 10 रुपए और बढ़ गया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब इसका प्राइस 20 रुपए हो गया तो इन्फ्लेशन में कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 10 रुपए की। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जो ये 10% इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं वो हम इन्फ्लेशन में देखेंगे। जैसे हो सकता है इस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई हो। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ता है। ठीक है। हो सकता है हमने जो वहां लेबर वर्क कर रही है, वर्कर हैं जो वहां, उनकी क्या वेज बढ़ा दी हो, तब भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है जो ओनर है उन्होंने अपना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा दिया हो, तब भी बढ़ सकता है। तो अलग अलग रीजन है। ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या मतलब कि मेन इन्फ्लेशन क्या होती है, ये आपको पता चल गया। और थोड़ा एडवांस देखते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है। इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ती है, 10 प्राइस था 11 बढ़ गया, 2 या 3%, उसको क्रीपिंग बोलते हैं। वॉकिंग, जब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए, जैसे 10 था 15 हो गया 20 हो गया, उसको बोलते हैं वॉकिंग। 3% से 10% के बीच में बढ़े। गैलोपिंग इन्फ्लेशन या होपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन, जब 10% से ज्यादा बढ़ जाए प्राइस और 50% से कम बढ़े। ठीक है। यानी कि मान लो 10 था प्राइस, उसका जो प्राइस इनिशियल 10 था, उसका 14 हो गया, 13 हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 10 था उसका 50 हो गया। ठीक है। तो ये सारी क्या है, देखो क्रीपिंग, ये ग्राफ है वो दिखा रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देखो। ठीक है। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में भी ऐसे ग्राफ बना सकते हो जीएस 3 में। कोजीज के बेस पे भी इन्फ्लेशन होती है, मैंने बताया था। डिमांड बढ़ गई किसी क्वांटिटी की, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ गई बनाने की। मान लो कोई भी चीज है, मान लो अ, मान लो कोई भी ब्रेड है, ब्रेड हम जो मार्केट में परचेज करते हैं, वो मान लो जिस आटे से बनता है उस आटे की कॉस्ट बढ़ गई, मान लो फर्टिलाइजर वगैरह की वजह से, या फिर वहां पे जो बाकी चीजें इनपुट उसमें डलता है उस सब की वजह से, तो कॉस्ट की वजह से जो फाइनल प्राइस है वो बढ़ जाता है। सप्लाई, सप्लाई में कमी आ गई। ठीक है। सप्लाई रुक गई, मान लो रशिया यूक्रेन का वार हुआ, रशिया वर्सेज यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उसमें क्या हुआ? उस वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो मतलब सप्लाई है, जो सप्लाई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं, रशिया और यूक्रेन। तो इस वजह से क्या हुआ कि वीट की जो सप्लाई है वो रुक गई। ठीक है। तो इसका मेन रीजन था, और उस वजह से जो वीट के जो प्राइसेस हैं, फूड क्राइसिस भी आ सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। कुछ इकोनॉमी में ही ऐसी कमी आ गई जिस वजह से मतलब डिफिशियंसी आ गई। ठीक है। उस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो गई, प्राइस है वो बढ़ गई। स्ट्रक्चरल लूफहोल आ गए, कोई नई पॉलिसी हमने ऐसी अडॉप्ट कर ली। ठीक है।
जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी सप्लाई में, प्राइस बढ़ गया। प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या होता है? डाइटरी हैबिट, हमने डाइट में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी, ठीक है, उससे क्या है, इंक्रीज इनकम की वजह से, मतलब कि ये किस वजह से होती है? ये चेंजिंग डाइटरी हैबिट, हमने अच्छी अच्छी चीजें लेनी स्टार्ट कर दी, तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो उससे प्राइस भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं दो तरीके से, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है? हम होलसेलर जो खरीदते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या हो गया, जहां फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, ठीक है, जहां फैक्ट्री में चीजें, ये फैक्ट्री यहाँ बनते हैं, यहाँ से होलसेलर खरीदते हैं, फिर ये कंज्यूमर को देते हैं। अब यहां से जो लोग खरीदते हैं ना, इसके बेस पे हम उनको प्राइस को निकालते थे, इन्फ्लेशन को, कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन यहां से नहीं खरीदते, निकालते थे हम कंज्यूमर से। तो क्या हुआ, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जैसे, ठीक है। और उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हमने क्या किया, फिर एक नया वे निकाला कि देखो होलसेलर से हमें क्या पता चलेगा, फैक्ट्री से होलसेलर के पास गई, ये फैक्ट्री है, और होलसेलर से अपना जो, मतलब कि कंज्यूमर है उसके पास गई। अब यहां से हम प्राइस निकालते हैं कि ये प्राइस कितना बढ़ा या घटा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलेंगे हम, कौन सी इन्फ्लेशन है ये? एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो दो हैं ये, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और अगर हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री में, उसके परस्पेक्टिव से निकाल लें इन्फ्लेशन, कि पहले उनको 10 रुपए लगते थे प्रोड्यूस करने में, अब 15 लग रहे हैं, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, ये तीन इंडेक्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, इससे भी हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। क्या है, होता है ये होता है रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस, अभी जो जीडीपी है हमारी, और जो हमारी जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे है। अब करंट और कांस्टेंट प्राइस क्या होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ये वैसे तो काफी टाइम ले लेगा बताने में। जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट प्राइस का मतलब है हम उसमें क्या जोड़ते हैं, इन्फ्लेशन ऐड करते हैं। और कांस्टेंट प्राइस का मतलब है जीडीपी जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर जैसे 2011 12, उसके बेस पे जब हम कैलकुलेट करें, तो जीडीपी एट बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस, उन दोनों का रेशियो है, उसको क्या बोलते हैं हम? जीडीपी डिफ्लेटर। अगर ये एक है तो कोई चेंज नहीं हुआ, अगर ये एक से ज्यादा है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये रेशियो था करंट, करंट मतलब कि प्राइस में ज्यादा, मतलब कि ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ गई और नीचे वाली बढ़ गई, तो मतलब प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की बजाय जीडीपी डिफ्लेटर को एक अच्छा मेजर माना जाता है इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, बट स्टिल नॉट यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज जीडीपी रिलेटेड डाटा आर नॉट अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस। जीडीपी जो रिलेटेड डाटा है वो मंथली बेसिस पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बारे में अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि काफी लंबा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 5 स्टेट सिक फेयर शेयर ऑफ टैक्सेज कैप ऑन सेस एंड सरचार्ज। अब सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए। एक तो सेस और जो सरचार्ज है, वो कभी भी सेंटर के साथ, सेंटर है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करते। सेस और सरचार्ज को सेंटर स्टेट के साथ कभी भी शेयर नहीं करते, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट लेवीज सेस ऑन एवरी टैक्स पेयर, सेस किसी पे भी लगाया जा सकता है। और जो सरचार्ज किस पे लगाया जा सकता है, जिसकी इनकम ज्यादा है, हाइयर इनकम है, ठीक है, हाइयर टैक्सेबल इनकम। उसके बाद सेस जो है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेस है, सेस वो क्या है, वो सिर्फ सेस अगर एजुकेशन पे हमने लगा दिया, मान लो एजुकेशन पे टैक्स 10 है, इसके ऊपर हमने 2% और एक्स्ट्रा सेस लगा दिया, तो जो ये हम यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, वो एजुकेशन पे ही यूज होगा, किसी और फील्ड हम उसको यूज नहीं कर सकते, हेल्थ पे नहीं यूज कर सकते, कहीं पे भी। लेकिन जो सरचार्ज है, सरचार्ज में क्या है, जो ये पैसा हमने सरचार्ज लगा दिया है, तो ये कहीं भी यूज हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये था सेस और सरचार्ज का डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब पीएम मोदी ने गणेश जो पूजा है उसके अवसर पर क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके घर पर विजिट किया है गणेश पूजा के लिए, वाह क्या बात है। तो अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा वो भी आया है कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके ऊपर मतलब उनके यूज किया है, मतलब वहां होना नहीं चाहिए, ऐसे इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि। अब जैसे DY चंद्रचूड़ हैं, वो क्या है 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 24 में 124 में क्या है, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। बस सिर्फ ये बोल रखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज ए प्रोसीजर मेंशन फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, कोई भी मेंशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में बोल रखा है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है वो कन्वेंशन से चल रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले जो सक्सेसर हैं उसका नाम रिकमेंड करते हैं सीनियरिटी के बेस पे, ठीक है। सीनियरिटी एज के ऊपर डिसाइड नहीं की जाती, सीनियरिटी डिसाइड की जाती है कि वो कोर्ट में कितने साल से काम कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसको मतलब कि अपॉइंट करने में, एक्सेप्ट फॉर द यूनियन लॉ मिनिस्टर सीकिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम इनकम्बेंट, जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको उनसे लेते हैं एक बार रिकमेंडेशन और उसको सेंड कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, जो मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 5 ईयर होने चाहिए जज हाई कोर्ट के, ठीक है, या फिर 10 ईयर एडवोकेट होने चाहिए, या फिर एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट भी होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जजेज को कौन करते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 217 है जो कि हाई कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट की बात है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, अगर वो उस हाई कोर्ट के अदर जजेज को अपॉइंट कर रहा है तो ये ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ जो CJI है उनका जो टेन्योर है वो 65 एज तक होता है, हाई कोर्ट वाले का 62 होता है। रिमूव कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं रिमूव किया जा सकता, अगर दोनों हाउस मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, इम्पीचमेंट चलती है ये प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडिंग अपॉइंटिंग जजेज के बारे में अभी इतना ही पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो आगे चलते हैं। हाई कोर्ट के बारे में हमने देख ही लिया था, CBI के बारे में भी हमने देख रखा है, काफी बार डिस्कस किया है हमने CBI और हाई कोर्ट के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पुटिंग दी ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखो भैया, आप क्या करते हो सर, आप करते हो सर कि आप बुलडोजर लाते हो और किसी के भी घर को डिमोलिश कर देते हो बिना किसी मतलब कि अ, ये दिखाने के लिए कि अनऑथोराइज्ड है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे 2 केस भी आए थे, उन्होंने बोला था देखो, सुदामा सिंह वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अजय माखन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने बोला था कि एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम से आप किसी का भी आए बुलडोजर लेके आए और उठा दिया, चलो वो इलीगल जगह पे है कोई बात नहीं, लेकिन राइट टू होम तो है हमारे पास, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। देखो टफ ऑन क्राइम, देखो ये कीवर्ड गांधी जी ने क्या बोला था, एन आई फॉर एन आई कैन मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, अब ये कीवर्ड यूज करना, आई फॉर आई। अब वो अनऑथोराइज है तो एकदम से उठा के फेंक दोगे, नहीं, फंडामेंटल राइट है हमारे पास, ठीक है, रिहेबिलिटेशन का, ठीक है। तो आप एकदम से उसको उठा के नहीं फेंक सकते, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुछ गाइडलाइंस एक्स्ट्रा मतलब कि इन कोर्स ऑफ डिवाइजिंग गाइडलाइन फॉर सच एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशन सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंपोज ए कंप्लीट मोरेटोरियम ऑन द प्यूनिटिव डिमोलिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एकदम से उठा के फेंकना, उधर साइड करना, उखाड़ देना किसी के घर को, ठीक है। और गाइडलाइन क्लियर करनी चाहिए गवर्नमेंट को और उसके बाद ही ये सब स्टेप लेने चाहिए। ड्यू प्रोसेस इन लिटिगेशन लेजिटिमेट डिमोलिशन, डिमोलिश कब करना चाहिए, जब लेजिटिमेट वे से, जब हो ऑथोराइज, उसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन बेसिक प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन ऑन डेवलपमेंट बेस्ड इविक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट 2019 प्रिस्क्राइब करता है कि डायरेक्टिव हमें मतलब ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव फॉलो करना है, ठीक है। तो डिमोलिशन ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। तो गाइडलाइन हमें एक प्रिपेयर करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।
और जो डिमोलिशन है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में करना चाहिए, ना कि ऐसे ही एकदम से उठाया और साइड में कर दिया। और एक बैलेंस होना चाहिए स्टेट के एक्शन के बीच में और एडिक्वेट हाउसिंग और रीसेटलमेंट के बीच में। ठीक है, तो इस चीजों को हमें एनालाइज करने की जरूरत है और एक प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। तो अब देखो, द प्रोसीजरल गाइडलाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। अब ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि ये गाइडलाइन बनाओ, इस वे में स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि उसके ये सारे जो चेक बॉक्स हैं फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। प्रोसीजर सबसे पहले 3 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। अब 3 फेज में जब ये गाइडलाइन पूरी होगी तब जाके हम डिमोलिश कर सकते हैं। राइटर बोल रहे हैं इन 3 चीजों को ऐड करो। प्री डिमोलिशन, सबसे पहले तो डिमोलिशन, किसी का घर आपको मतलब कि डिमोलिश करना है, उसको तोड़ना है, तो उसको एकदम से बुलडोजर लाके मत तोड़ो भाई। उसमें क्या करना आपको, आपको सबसे पहले जो प्रूफ है कि ये आपकी ही जमीन है, आपने ऑथोराइज वे से बनाया है, ये प्रूफ जो रह रहा है उसके ऊपर मत डालो, ये बर्डन उसके ऊपर मत डालो, ये अथॉरिटी के ऊपर डालो। ठीक है, तो affected person placed on the authority to show no other option other than demolition, displacement of affected person needed for public good, how the relevant human right are protected in the process, a reason notice for demolition, demolition का फिर एक नोटिस दो, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड रिकॉर्ड, उसमें लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अंदर रीसेटलमेंट का प्लान होना चाहिए, वाइडली पब्लिसाइज होना चाहिए, एम्पल टाइम भी देना चाहिए कि देखो बात कुछ ऐसी है कि ये सब करना पड़ेगा और आप देखो अपना कहीं और देख लो, सो कॉस्ट नोटिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक, और जो ये डिमोलिशन के प्रपोज्ड हैं, प्रपोजल हैं, इन सब के लिए कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है अपने अपने बेस पे, और अफेक्टिव जो पर्सन है इससे रिलेटेड उनको इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप हैं, बच्चे हैं, उन सब का स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, और एक कम से कम 1 मंथ उनको देना चाहिए कि देखो आप थोड़ा सा पूरे प्रोसीजर को अपना, अगर उनको शिफ्ट भी करना है तो आप देखो यहाँ सेट हो जाओ, रीसेटलमेंट प्लान दो प्रॉपर, ये सब करना चाहिए। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने, सेकंड फेज में क्या होना चाहिए, चलो डिमोलिशन है वो हम करने लग गए, फिजिकल फोर्स मिनिमाइज होना चाहिए इविक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे हम एकदम से बुलडोजर ला के दिखा देते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की। ठीक है, जो डिमोलिशिंग अथॉरिटी जैसे एमसीडी वगैरह है उसका पार्ट नहीं है, अलग है वो। ठीक है, और टाइम जो डिमोलिशन का वो पहले प्री डिसाइड होना चाहिए, सरप्राइज डिमोलिशन नहीं होना चाहिए आते ही लग गए। उसके बाद है थर्ड फेज, रिहेबिलेशन उनका करना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेरी या परमानेंट रिहेबिलेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, कि वो होमलेस ना रहें। ठीक है, स्पीडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, under every law that allow for demolition to afford the affected person a chance to challenge the decision, उनको मतलब कि अफोर्डेबल प्रोसीजर होना चाहिए कि वो डिमोलिशन को चैलेंज कर सके। रिमेडीज उनको मिलनी चाहिए जैसे कंपेंसेशन, रिस्टिट्यूशंस, और रिटर्न टू ओरिजिनल होम मस्ट बी कार्व्ड आउट विद इन द लॉ। अगर लॉ में लिख रखा है कि वो अलाउड हैं तो उनको वापस वहीं पे वापस आने का भी प्रोसीजर होना चाहिए। अफिक्सिंग पर्सनल लाइबिलिटी, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो पैटर्न है, मतलब हम देखते जा रहे हैं कि एकदम से जैसे डिमोलिश कर दिया जाता है, इसमें यही वो बोला गया है। ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, म्यूनिसिपल लॉ और ये सब चीजें होनी चाहिए, एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे कि डिमोलिशन हो सके। अदरवाइज ये एकदम से नहीं करना चाहिए, इंस्टांट इज नॉट गुड। तो बस इस आर्टिकल में यही बोला गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, गुड बट नॉट इनफ। देखो अभी ना कल भी आर्टिकल आया था, जिसकी एज 70 ईयर से अबव है उसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें क्या है कि वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी कितनी इनकम है। ठीक है, उनको 5 लाख का कवरेज मिलेगा। ठीक है, 5 लाख का जो कवरेज है वो सब सीनियर सिटीजन को मिलेगा जिनकी एज 70 से अबव है। अब ये कह रहे हैं कि देखो एक इशू है इसमें, ये अच्छी तो है बट इनफ नहीं है। क्यों? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंडरी और टर्सरी के लिए द अब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन
is particularly concerning as chronic disease have increased sharply in India last few decade। ये बोल रहा है कि सेकेंडरी और टर्सरी केयर है, प्राइमरी केयर में तो है ही नहीं, इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, वो काफी बढ़ चुकी है। और इसमें क्या है कि जो डिजीज हैं वो काफी ज्यादा क्रोनिक डिजीज है, तो मेडिसिन वगैरह का भी खर्चा देना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्मॉलर सिटी में मोस्ट एरिया में है। अनलाइक इन मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज बीन लार्जली नेग्लेक्टेड, इज इन एडिक्वेट एंड इक्विप्ड टू मीन। अब देखो, रोबस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी जो पब्लिक हेल्थ है वो शार्पली कट द लोड ऑन टर्सरी केयर। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को ये अच्छा कर देंगे तो टर्सरी केयर पे मतलब कि ज्यादा लोड नहीं आएगा। देखो थाईलैंड है, थाईलैंड का इन्होंने एग्जांपल दिया। आप भी GS3 में हेल्थ से रिलेटेड इशू इंडिया में आए तो थाईलैंड का एग्जांपल लिख देना एग्जांपल में। थाईलैंड फोकस्ड ऑन प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, इवन डाइवर्सिफाइड फंड फॉर अर्बन हॉस्पिटल टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। थाईलैंड में इतना अच्छा सिस्टम है, अर्बन और प्राइमरी पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट द यूएस बैंकिंग primarily on insurance based scheme is what lead the surging cost of health care। जबकि यूएस में क्या है, यूएस में ऐसा नहीं है। इंडिया यूएस वाले वे से जा रहा है, बस स्कीमें निकालता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करता जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे उतना ध्यान दे नहीं रहा। और मेन चीज है, हमें प्राइमरी और जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है पीएचसी हुए, उन पे ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम पीएमजे जैसे जो मेजर हैं उनको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। इस आर्टिकल में यही बोला गया। हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड बट मच क्वेश्चन फर्स्ट। अब इस आर्टिकल में बोला गया, देखो एआई का यूज करना बड़ा अच्छा है, लेकिन एआई से पहले आपके पास डाटा तो होना चाहिए कि कितने साल से कौन बीमार था, कहाँ कहाँ है, उसको क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो डाटा नहीं हुआ तो एआई मिस इंटरप्रेट कर लेगा, तो इसके गलत इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में, जो कि काफी मुश्किल है हेल्थ डाटा, ठीक है, तो अगर वो कर लेते हैं वो सबसे बेस्ट है। इस आर्टिकल में यही बोला गया है। अब ये बोला यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हमें जरूरत है या नहीं। देखो इनमें जो डिबेट है दो लोगों में है, काफी प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और काफी मतलब कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। तो इसमें बोला गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब सबसे पहले तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है ये बताओ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को जो वहां रह रहा है किसी कंट्री में, उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे हर मंथ, सो दैट वो अपनी बेसिक नीड, रोटी कपड़ा और मकान, उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो अब क्या है, अगर अब ये बोल रहे हैं कि क्या सबको, मान लो इंडिया में मान लो सबको ये बोल दें कि देखो हम 12,000 रुपए पर मंथ सबको देंगे। अब बोल रहे हैं इसकी क्या जरूरत है क्या इंडिया में। अभी इन दोनों ने ये क्विज जो सॉरी डिबेट जो की है उसमें यही बोल रहे हैं। देखो बोले कि इंडिया में डायरेक्टली यूबीआई तो अलाउड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अभी भी चल रही है। बोले कि इनडायरेक्टली कैसे चल रही है बताना। भाई प्रधानमंत्री जो किसान पीएम किसान जो योजना है और जो बाकी स्कीम है जिसमें डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ रहा है, हर महीने आ रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं है? हाँ वो है। तो बोल रहे हैं कि फिर ये आई क्यों थी फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बोले कि ये इसलिए आई थी, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जब डिमांड कम हो गई थी मार्केट में तो लोगों के पास पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो क्या हुआ कि लोगों को पैसा दिया गया, सो दैट मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा सके, और ज्यादा इंडस्ट्री है वो ज्यादा मतलब कि और ज्यादा राइज कर सके इंडस्ट्री। जब राइज करेंगे इंडस्ट्रीज तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, और मतलब कि गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और आम पब्लिक को भी फायदा होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं अभी क्यों आनी चाहिए इंडिया में, इंडिया में क्या जरूरत है इसकी। ये बोल रहे हैं देखो बात कुछ ऐसी है कि जो आफ्टर कोविड है वो इनइक्वालिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, एक तो। सेकंड चीज, ग्राफ क्या है इसका, के ग्राफ, जहां भी बात आई है के ग्राफ बना देना इनइक्वालिटी का। अब बोले अच्छा, उसके बाद जो एआई है, एआई है वो वर्कर की इनकम को कम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। जब वो एम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है तो जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके पास काम नहीं है। तो उनको कुछ तो बेसिक चीजें देनी चाहिए। तो अब इस पे दोनों के बीच में यही डिबेट हुई है। लेकिन अब मतलब मेन कंक्लूजन ये निकला है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, जो
गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, उस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो एक तो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करो, उसके बाद थोड़ा सा टैक्स बढ़ा सकते हैं, और जो और इम्पोर्टेंट स्कीम है वो लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो लोगों के पास इनकम आ गई मान लो हर महीने, तो लोग काम करना भी छोड़ देंगे। ये भी तो इशू है ना, उनके पास काम तो चल ही रहा है। तो बहुत सारे इसमें मतलब कि इशू क्रिएट हो सकते हैं अलग से। ठीक है, अब जैसे आईएलओ ने भी बोला है, देखो जहां भी लेबर की बात आए वहां आईएलओ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। कि एक इंपॉर्टेंट है, जॉब लेस ग्रोथ नहीं है अब, जॉब लेस ग्रोथ नहीं है, जॉब लॉस ग्रोथ है। किस वजह से? एआई की वजह से जॉब चली गई, आईएलओ ने बोला। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। ये कीवर्ड था, जॉब लेस ग्रोथ, जॉब लॉस ग्रोथ और आईएलओ और एआई। ये हमें यूज करना है बार बार कीवर्ड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्लाउस स्क्वाब फ्रेज आर आइदर एक्सट्रीमली वेल पेइंग और हाईली प्रिकर्शियस गिग वर्कर। गिग वर्कर भी इंपॉर्टेंट है, जो टेम्परेरी वर्कर होते हैं उसके बारे में। तो ये आर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डोवाल जो है वो पुतिन से मिले हैं कि देखो शांति समझौता कर लो। ठीक है, एन एस ए ब्रीफ रशियन प्रेसिडेंट ऑन मोदी विजिट टू यूक्रेन इन टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर बोथ साइड एग्रीड। अच्छा, चाइनीज वाले मिनिस्टर से मिले हैं। टू वर्क अर्जेंसी एंड रीडुएबल दे रेफर टू रियलाइज डिसएग्रीमेंट एट एलएसी की। एलएसी पे हम समझौता करेंगे, कोई बात नहीं, तो शांति रखेंगे, लेकिन चाइना मानने वाला नहीं है। इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 4.8% ग्रो हो गया। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका कितना वेटेज होता है? 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, तो आईआईपी है, इसमें सबसे ज्यादा रिफाइनरी, उसके बाद आर ई, मतलब रिफाइनरी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इन इसमें इंडस्ट्रीज होती हैं कुछ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, आईआईपी। गाजा में वही चल रही है, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हमने ये पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आपको लोगों को बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, सो दैट इन फ्यूचर हम इन वीडियोज को और इम्प्रूव कर सके और आप सबको और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सके आप सबके लिए। थैंक यू गाइज।